हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अरे गुड आफ्टरनून। बस भाई बस। हाँ प्रसाद, कौन से पेज पे तू? 1 तू पूछ रहा है मेरे को रूल 53। देख अब रूल 53 एक इसके पहले अपन ने पढ़ा था रूल 53A, जो अभी नया आया हुआ है, न्यू रूल आया हुआ है। उसके अंदर क्या बताया था कि मेरे पास में अगर CGST पड़ा है, अब मैं क्या कर सकता हूं, CGST को ट्रांसफर कर सकता हूं SGST में, बराबर। तो मैंने अपना CGST ट्रांसफर करवा लिया SGST में, ठीक। तो मेरे पास जो बैलेंस दिख रहा है वो अब बैलेंस दिख रहा है SGST का, और इसको मैं यूज कर सकता हूं अपने SGST पेमेंट के लिए। इसमें आपत्ति है कोई? नहीं। पर जो मैंने रुपए दिए थे वो रुपए तो CGST को दिए थे, मतलब ये रुपए गए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाँ या ना? अब ये रुपए का मैंने क्या करवाया, मैंने इसको कन्वर्ट करवाया SGST में, ट्रांसफर करवा लिया और फिर SGST का पेमेंट करा। मतलब जो मेरी लायबिलिटी आई थी वो थी SGST का लायबिलिटी, बराबर। जो मतलब मेरा पैसा जो जाना था वो जाना था स्टेट गवर्नमेंट को। उस पैसे के लिए मैंने अपने SGST का बैलेंस यूज करा, और ये बैलेंस कैसे आया? CGST से ट्रांसफर करके। मतलब जो मैंने पहले पैसे पे करे होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करे होंगे, तब जाके मेरा CGST का बैलेंस आया था, बराबर। अब ये CGST का बैलेंस मैंने ट्रांसफर करवा लिया स्टेट गवर्नमेंट को। पैसा किसके पास गया हुआ है? सेंटर के पास गया हुआ है, ठीक है ना। और SGST के पेमेंट के लिए ये बैलेंस यूज कर लिया, मतलब पैसा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बट जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब मेरे को तो फैसिलिटी दे दिया कि मैं अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकता हूं मेजर हेड टू माइनर हेड या माइनर हेड टू माइनर हेड में, बराबर। तो अब ये गवर्नमेंट भी तो ट्रांसफर करेंगी ना इसको, तो ये लिखा है 53A के अंदर, ठीक है। ये 53A है, ये नया सेक्शन है क्योंकि ट्रांसफर करने की प्रोविजन नहीं है। अब ये पुराना सेक्शन, सॉरी पुराना रूल, ठीक है। अब ये कौन से पेज में बता, पेज नंबर बता दे मेरे को एक बार। हाँ हाँ, ये रूल है भाई, सेक्शन थोड़ी, वही तो मेरे को लग रहा है अलग सा क्यों लग रहा है बोल के। रूल है ये, सॉरी सेक्शन है ये, ठीक है। अब समझो एक बात मैंने आपको बताया कि अपने पास जो IGST का बैलेंस है, IGST का जो अपने पास ITC पड़ा है, ठीक है, वो अपन यूज कर सकते हैं SGST के पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ में जो अपनी CGST का लायबिलिटी है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, आया ना। अब ये IGST का ITC क्यों है मेरे पास, ये बताओ। क्योंकि सर मैंने किसी से कुछ गुड्स या सर्विसेज ली होंगी जिसमें मैंने IGST पे कराऊंगा, तो मेरे पास IGST का ITC आया। अब मैंने जो सप्लायर को IGST पे कराऊंगा वो IGST उसने किसको पे कराऊंगा? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करे हुआ है ये पैसा। जो IGST का ITC मेरे पास पड़े हुआ है ये हमने पे करे हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बरोबर। अब ये समझ कि IGST से मैं अपने SGST का लायबिलिटी एडजस्ट करवा रहा हूं। अब मेरी पे करने की लायबिलिटी है SGST के, तो बराबर है, ऑब्वियस है, जो डेस्टिनेशन स्टेट है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पैसा जाना चाहिए। अब मैंने अपना IGST का ITC यूज कर लिया SGST के पेमेंट के लिए। अब ये ITC इसलिए मिला है क्योंकि ये पैसा सेंटर को दे रखा है मैंने, और ये जो SGST का लायबिलिटी है ये जाना चाहिए था स्टेट के पास। तो मेरे को तो अलाउ करे हुआ है कि मैं अपने IGST के ITC से SGST का पेमेंट कर सकता, बरोबर कर सकता ना। पर इनको कहते हैं तुमको भी आपस में बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। समझ लो मेरे पास में 50,000 का ITC पड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 50,000 पे करा है सप्लायर को, सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50,000 रुपए गया। कितना गया? 50,000 रुपए का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, और वही मेरे को ITC मिलता है, बराबर ना। मैंने जो GST पे करा उसका ही ITC मिलता है,
अब क्या हुआ, मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी 50,000 की, कितने की, 50,000 की, बट वो टैक्स लाइबिलिटी थी SGST का। तो ये 50,000 मेरे को पे किसको करना है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहां पे टैक्स पेयर को आपत्ति नहीं दिया, टैक्स पेयर को बोला ठीक है आप IGST का ITC SGST के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने SGST का पेमेंट IGST के ITC से कर दिया 50,000 का। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो 50,000 का रेवेन्यू था वो उनके पास आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने ITC यूज कर लिया, और ये ITC का पैसा गया हुआ है सेंटर के पास। तो सेंटर को बोलेगा ना स्टेट, ओ भाई 50,000 दे हमको, समझा। तो ये इनके बीच में सेंटर टू स्टेट या स्टेट टू सेंटर जो बैलेंस ट्रांसफर करते हैं वही लिया है सेक्शन 53 में। हाँ करना पड़ेगा ना, जब अपन स्टेट के टैक्स के लिए सेंटर के टैक्स का ITC यूज कर रहे हैं तो सेंटर स्टेट को पैसा देगा ना, नहीं तो फिर स्टेट कैसे चलेंगी, IGST का ITC ले लेंगे अपन तो पैसा पूरा जा रहा है सेंटर के पास, और स्टेट का पेमेंट कैसे हो रहा है, वो ITC से, वो बोलेंगे हम ITC खा लेते, समझ रहे हो, समझा, क्लियर है। चलिए इस दिन करते हैं एक नया चैप्टर का शुभारंभ, जिसका बड़ी बेसब्री से प्रसाद को इंतजार था। बोल प्रसाद कौन सा होगा, कंपोजिशन डीलर। भैया बहुत देर से रो रहा था, कंपोजिशन 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 लेवी। हाँ बरोबर। हाँ तो रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको एक एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट बताया था। रजिस्ट्रेशन में मैंने बताया था एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका 10 लाख 20 लाख 40 लाख बराबर है, रजिस्ट्रेशन के लिए याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर इस साल का देखना है। मतलब इस साल का टर्नओवर आपका 10 के ऊपर गया है, 20 के ऊपर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ता है, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन के अलावा बाकी हर जगह जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर का जिक्र रहा तो वो पुराने साल का रेफरेंस होता है। जैसे कंपोजिशन में भी सेम है, कंपोजिशन में है कि भैया आपका अगर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आप इस साल कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो, आप एलिजिबल हो इस साल के लिए। मतलब स्टार्टिंग में जब आप पहली बार रजिस्टर्ड पर्सन हो रहे हो तो अपन ने देखा था कि वहां पे ऑप्शन देता है कि भैया आपको एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर करना है क्या, क्या आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो, बराबर। तो पहली बार अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली 20 लाख आपका टर्नओवर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो तभी आपके पास ऑप्शन होता है आप कंपोजिशन डीलर बनना चाहते हो या आप नॉर्मल डीलर बनना चाहते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके पास ऑप्शन होता है आप कंपोजिशन डीलर बनना चाहते हो या नॉर्मल डीलर बनना चाहते हो। सर क्या है दोनों में डिफरेंस, वो देखेंगे अपन, वो देखेंगे अपन, उसकी चिंता नहीं है, वो तो देखना ही है अपने को, ठीक है। बड़ा आसान सा चैप्टर है कंपोजिशन लेवी। वैसे तो ये चार्ज ऑफ जीएसटी के साथ में ही आता है, चैप्टर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी है ना, उसके साथ में ही आता है, बट मैं इसको थोड़ा सा अलग देता हूं क्योंकि उसके साथ में है ना वो आरसीएम के सामने ये फीका पड़ जाता है, आरसीएम के सामने ही फीका पड़ जाता है, बच्चे फिर इसमें ध्यान नहीं देते, तो इसलिए वहां आरसीएम ही करते, इसलिए अलग ही चैप्टर बना दिया इसका कंपोजिशन लेवी। 7-8 पेज का छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर 3, 3.5, 4 पेज के तो क्वेश्चन नहीं होंगे, तो हार्डली एक लेक्चर लगेगा कंपोजिशन लेवी के लिए, ठीक है। कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन डीलर्स अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। देखो अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर बनते हो और आप कंपोजिशन टैक्स पेयर बनते हो, मतलब अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया ना तो आप कंपोजिशन डीलर या कंपोजिशन टैक्स पेयर कहलाते हो, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम लिया तो कंपोजिशन डीलर या कंपोजिशन टैक्स पेयर कहलाते हो। मैं पेज नंबर 103 पे हूं, ठीक है निशान भैया। हाँ तो सर क्या फर्क है दोनों में, कंपोजिशन डीलर और नॉर्मल डीलर में मेन तो ये फर्क है आईटीसी से रिलेटेड। कंपोजिशन डीलर आईटीसी बुक नहीं कर सकता, मतलब उसने जो परचेसेस कर रखे हैं, जो उसने परचेसेस कर रखे हैं इनवर्ट सप्लाई है, उस पे जो जीएसटी लगा होगा उसको ऑब्वियसली जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, बट उनका वो आईटीसी नहीं ले सकता, पहली बात ये आईटीसी ले नहीं सकता। और दूसरी चीज कंपोजिशन डीलर जो इनवॉइस इशू कर रहा है वो जीएसटी इनवॉइस नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूं, जैसे मैं नॉर्मल टीचर हूं तो मैं आप नॉर्मल डीलर हूं तो मैं आपसे 5,000 प्लस 18% जीएसटी कलेक्ट कर सकता हूं मैं आपसे,
कंपोजिशन डीलर कलेक्ट नहीं कर सकता, कंपोजिशन डीलर कलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर कंपोजिशन लेना चाहूं तो मेरे को 1% का रेट है, ठीक है ना, मेरे को कंपोजिशन का 1% का रेट है। तो नहीं, वैसे अगर ये सर्विस प्रोवाइडर का अलग है, ठीक है, मैं मान लेता हूं मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, तो मेरे लिए 1% का रेट है, तो मैं 5,000 प्लस 1% आपसे नहीं ले सकता, मैं आपसे प्लस 1% जो नॉर्मल लोग लेते हैं ना वैसे मैं नहीं ले सकता। तो 5,000 का 1% कितना होता है, 50 रुपए, ये मेरे को अपने जेब से देना पड़ता है। तो कंपोजिशन डीलर में दो चीजें होती है, एक तो ये आईटीसी ले नहीं सकता, दूसरा ये जीएसटी भी कलेक्ट नहीं कर सकता। सर ये तो नुकसान है, अरे हाँ नुकसान तो है, पर फायदा भी है इसमें। नॉर्मल लोगों को जो जीएसटी के रेट्स है वो हिसाब से टैक्स देना पड़ता, इनके लिए रेट्स बहुत कम है, इनको फाइलिंग वाइलिंग का थोड़ा कम टेंशन रहता, गुड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ सेम ही है। अगर आप ट्रेडर हो ना, 1% का रेट है, कुछ भी बेचो, टायर बेचो, मोबाइल बेचो, कुछ भी बेचो, ये खासियत है कंपोजिशन की। जो लीगल कंप्लाइंसेस है वो कम हो जाते हैं। रिटर्न भरना, इसमें रिटर्न भरना पड़ता है आपको, क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है ना, तो दिक्कतें कम हो जाती है। तो सर बड़े बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे लोग के लिए, जैसे इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव स्कीम था ना, वैसे ही यहां पे कंपोजिशन स्कीम है। इनकम टैक्स में भी वही था लफड़ा, अगर इनकम माइनस एक्सपेंसेस सारे के सारे खर्चे इनवॉइसेस संभाल के नहीं रखने हैं तो भैया एक काम करो, सीधा प्रिजम्पटिव रेट पे टैक्स भर दो। वैसे ही यहां पे भी है, बोले आईटीसी वाईटीसी का लफड़ा नहीं रखना है, जीएसटी बीएसटी कलेक्ट नहीं करना है, तो सिंपल है, एक काम करो, अपने जेब से 1% का टैक्स भर दो, अपने जेब से भरना, ठीक है ना। रेसिपिएंट से या जो बायर है उससे आप कलेक्ट नहीं कर सकता, सप्लायर रेसिपिएंट से इसमें टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता कंपोजिशन स्कीम में। तो एक मोटा मोटा आइडिया ये है कि कंपोजिशन स्कीम उन आदमियों को काम की है जो छोटा सा काम कर रहे हैं, जिनको आईटीसी का लफड़ा नहीं रखना है, जिनको गुड्स क्या क्लासिफिकेशन है, गुड्स का हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है, फिर क्या सर्विस अकाउंटिंग कोड है मेरी सर्विस का, वो देखना नहीं पड़ रहा, हर महीने रिटर्न नहीं भर सकता। छोटा सा आदमी बेचारा धंधा संभालेगा कि रिटर्न भरते बैठेगा, एक महीने में 3 रिटर्न भरना पड़ता है, 1 2 3, समझ रहे हो, जीएसटीआर 1 2 3 एक महीने में रिटर्न है। अब एक छोटा सा आदमी मेरे जैसा जो अकेला ही संभाल रहा है, गरीब, ठीक है, अरे अभी के लिए हो ही मान लो, ठीक है, तो मैं भर सकता हूं कि हर महीने 3 रिटर्न, साल भर में 36 रिटर्न हो गए भाई, उसमें फिर एनुअल रिटर्न आता है। तो बोले नहीं नहीं, मैंने बोला भैया एक काम करो, मैं बच्चों से जीएसटी भी नहीं लेना चाहता हूं ना, मेरे को जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूं उसका आईटीसी चाहिए, तुम मेरे को एक रेट बता दो। बोले 6%, सर्विस वाले को 6% का रेट है, सर्विस वाले को 6% का रेट है, 6% सीधा फ्लैट, 18% नहीं। कंपोजिशन डीलर हो फ्लैट 6%, जितने की सर्विस दिया 6% भर दो, आईटीसी वाईटीसी भूल जाओ सब। रिटर्न विटर्न मैंने क्वार्टर में एक बार भरना पड़ेगा, मंथली नहीं जरूरत, क्वार्टर में एक बार। इनका जीएसटी का रिटर्न का फॉर्म भी अलग है, जीएसटीआर 4 है, 1 2 3 तो नॉर्मल खा गया, इसको मिला 4, समझे। तो ये कंपोजिशन, बट ये कंपोजिशन तब आप ले सकते हो जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर, कितना, एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1.50 सीआर है लास्ट ईयर में। मतलब पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे नीचे रहा तो इस साल आप कंपोजिशन में रह सकते हो। और जैसे ही आपका टर्नओवर, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो, पिछले साल का टर्नओवर देखो कितना है, बोले 1.5 करोड़ से नीचे है, चल ठीक है, तू इस साल कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है। पिछले साल मेरा टर्नओवर, लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर था 1.40 सीआर। मैं करंट ईयर में क्या एलिजिबल हूं कंपोजिशन के लिए, आंसर इज यस, हाँ एलिजिबल हूं, 1.5 करोड़ का लिमिट है, तो करंट ईयर में मैं कंपोजिशन ले सकता हूं। बट कब तक, 1.50 सीआर तक। जैसे ही मेरा टर्नओवर इस साल 1.5 करोड़ के ऊपर गया, मैं कंपोजिशन से बंद, और मैं बन गया 1.5 करोड़ के बाद में नॉर्मल टैक्स पेयर। और यही अपन ने आईटीसी में देखा था कि कंपोजिशन से नॉर्मल टैक्स पेयर जब आप बनते हो, तो जब मैं कंपोजिशन में था तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलता था,
बरोबर ना। अब मैं अगर कंपोजिशन से नॉर्मल में गया तो जिस दिन मेरा टर्नओवर ये 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ उसके पहले दिन मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा था इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का, उसका मेरे को आईटीसी मिलेगा। बरोबर है। हाँ, तो ये तो आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या आदमी एक साल में कंपोजिशन और नॉर्मल दोनों हो सकता है? हाँ, 0 से शुरू करा और ये 1.5 करोड़ हर साल की लिमिट है। 0 से शुरू करा, 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन ऑप्ट करा और उसके ऊपर का नॉर्मल में भरा। ठीक है, तो अभी यहां पे एक बात बताओ, लास्ट ईयर मेरा 1.5 करोड़ था, तो क्या मैं इस साल कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं करंट ईयर में। बट कहां तक? जब तक मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ है तब तक। तो 1.5 करोड़ तक मैं आईटीसी नहीं लूंगा, उसके बाद में मैं जीएसटी इनवॉइस नहीं इशू करूंगा, मतलब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। कंपोजिशन डीलर कौन सा इनवॉइस इशू करते मालूम है? बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन डीलर बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। ठीक है, आईटीसी जीएसटी इनवॉइस नहीं देते ये। क्यों? क्योंकि बराबर है ना, आगे वाले से मैं जीएसटी ले नहीं सकता तो जीएसटी इनवॉइस कैसे दूंगा? ठीक है, मैं पूरे चैप्टर की एक जो ब्रीफ है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर पन्ने पढ़ेंगे अपन। तो मान के बताओ मेरे को कि 1.5 करोड़ पिछले साल था। अब पिछले साल शायद मैं नॉर्मल भी होऊंगा, कंपोजिशन भी होऊंगा, उससे कोई लेना देना नहीं। कितना था भैया? 1.40 सीआर। तो बोले ठीक है, इस साल में आप कंपोजिशन ले सकते हो, बट कहां तक? 1.5 करोड़ तक। इस साल जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उसके ऊपर 1.5 करोड़ के ऊपर गया तो आप कंपोजिशन से नॉर्मल में हो जाओगे और अब आप आईटीसी ले पाओगे जो नए परचेस कर रहे हो उसका। इनफैक्ट जो आपके पास पुराना स्टॉक में पड़ा था ना उसका भी आप आईटीसी ले सकते हो। बरोबर। और उसके बाद में जब आप सप्लाई करोगे तो उसमें आपको जीएसटी इनवॉइस देना पड़ेगा। सर जीएसटी इनवॉइस देना पड़ेगा? हाँ, जीएसटी इनवॉइस देना पड़ेगा। मतलब 1.5 करोड़ तक आप बिल ऑफ सप्लाई दो और उसके बाद में आप जीएसटी बिल दो। बरोबर है। अब ठीक है, इस साल की बात होगी। अब मेरे को बताओ नेक्स्ट ईयर क्या जमेगा? नेक्स्ट ईयर क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं? मैं बता रहा हूं ना आपको, करंट ईयर में मेरा टर्नओवर 2 करोड़ था, पहले 1.5 करोड़ में कंपोजिशन में था और अगले 50 लाख मैंने एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर बिल भरा। तो अब नेक्स्ट ईयर में मैं ले सकता हूं क्या? हाँ, तो बताओ ना, तो लिमिट क्या है कि पिछले साल में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम रहा तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो। अब इस साल तो भैया मैंने 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन चला लिया क्योंकि मैं पिछले साल मेरा टर्नओवर 1.40 सीआर था। ठीक है, बाद में मैं नॉर्मल में आ गया। फिर अगले साल के लिए क्या देखेंगे? अगले साल के लिए देखेंगे पिछले साल कितना है। तो अगले साल के लिए करंट ईयर पिछला साल हो गया, तो यहां मेरा टर्नओवर 2 करोड़ था तो कंपोजिशन के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। फिर अगले साल समझ लो, मैंने इसको लिखते हैं अपन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब ऐसा हुआ भाई कि नहीं, हर साल की 1.5 करोड़ नहीं है झंडू बाम। पिछले साल आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो, और एलिजिबल हो तो 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन हो। समझा क्या? फिर बता रहा हूं, नहीं, हर साल की लिमिट सेपरेट नहीं है। वापस हर साल 0 से नहीं शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब पिछले देख, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है एग्रीगेट टर्नओवर इन लास्ट ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 1.50 सीआर। समझा क्या लिखा है यहां पे? लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ या उससे कम है तो आप करंट ईयर में एलिजिबल हो। ठीक है, करंट ईयर में आप एलिजिबल हो फॉर कंपोजिशन। बट कहां तक? अप टू 1.50 सीआर। तो लोग इस 1.5 करोड़ और इस 1.5 करोड़ में निशान जैसे कंफ्यूज होते हैं। पिछले साल का टर्नओवर देखो एलिजिबिलिटी के लिए, और अगर इस बार तुम एलिजिबल हो तो तुम कंपोजिशन ले लो। बट वो कंपोजिशन कहां तक जिंदा रहेगा? 1.5 करोड़ तक। जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर गया इस साल में
तो आपको कंपोजिशन से भगा दिया जाएगा और आप हो जाओगे नॉर्मल टैक्स पर। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस साल 2 करोड़ है, तो फिर जब नेक्स्ट ईयर की बात करूंगा मैं, तो नेक्स्ट ईयर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, क्योंकि पिछले साल मतलब जो ये साल है उस साल मेरा टर्नओवर 2 करोड़ था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है? ले बुन्ना ले चल बोल। 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। ईयर 1 नया था, न्यू स्टार्ट करा था मैंने बिजनेस, तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन मैं चालू करूंगा। तो जब रजिस्ट्रेशन लूंगा तब मेरे को पूछेंगे कंपोजिशन लेना है कि नहीं लेना है। मैंने बोला हाँ लेना है, तो यहां पे मैं कंपोजिशन हो गया। ठीक है, नया शुरू करा। तो अगर मैं पहले साल मैंने कंपोजिशन ऑप्ट करा, या हो सकता है मैं बोलूं नहीं नहीं कंपोजिशन नहीं, मेरे को नॉर्मल टैक्स पर बनना है, जो भी बनना है बनो। इस साल का आपका ईयर 1 का टर्नओवर हो गया आपका 80 लाख रुपए। फिर ईयर 2 में आप जाओगे, तो ईयर 2 में आप क्या देखोगे? पिछले साल का टर्नओवर कितना है? 80 लाख। तो क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ मैं एलिजिबल हूं, कंपोजिशन मैंने ले लिया। ठीक है, इस साल मेरा टर्नओवर था 140 लाख, तो पूरा का पूरा एज अ कंपोजिशन पर्सन ही बिताया मैंने। ईयर 3 में क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ जी मैं एलिजिबल हूं। क्यों? क्योंकि ईयर 2 के अंदर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे था। ठीक है, ओके। अब इस साल ऐसा हो गया कि मेरा टर्नओवर हो गया 200 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां से 150 लाख मैं कंपोजिशन वाला आदमी रहूंगा और अगले 50 लाख मैं नॉर्मल आदमी रहूंगा। ठीक है, अब फिर ईयर 4 की बात करते हैं। ईयर 4 बताओ क्या मैं एलिजिबल हूं? नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नहीं हूं कंपोजिशन के लिए। फिर इस साल मेरा टर्नओवर हो गया, कम हो गया वापस से 130 लाख रुपए हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 130 लाख। यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ईयर 5 में क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ वापस मैं एलिजिबल हूं। एलिजिबल हूं तो क्या है, पूरा साल भर कंपोजिशन ही रहूंगा क्या? नहीं, जब तक मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता। समझा? पूरा क्लियर एकदम चक। अब इससे ज्यादा और क्या, बुक में भी नहीं है इतना क्लियर। ठीक है झाला? हाँ सर, पर इसके लिए क्राइटेरिया जो है वो है एग्रीगेट टर्नओवर का। देखो पढ़ो, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाई, जो आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वो सारे के सारे एग्जाम सप्लाई भी इसमें आ गए। मतलब नील रेटेड, होली एग्जाम्ड, नॉन टैक्सेबल सब। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ गया, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ गया। प्लस अगर आप अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई, क्या बोल रहा हूं मैं? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन। सेम पैन मतलब पैन सेम है, जीएसटी नंबर अलग अलग है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। यहां की ब्रांच ने गुजरात की ब्रांच को दिया, तो वो जो अमाउंट है वो भी आ जाएगा। पैरा 2 7(1)(c) पैरा 2, वो भी सब स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर ये आ जाएगा। और ये लिखा है कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आपका पूरी इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस है सब मिला के कितना टर्नओवर है, सब मिला के कितना टर्नओवर है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या नहीं आता? इसके अंदर नहीं आता पहली चीज, इसके अंदर पहली चीज जो नहीं आती वो ये है, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम बेसिस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो इसमें नहीं आता, क्योंकि आरसीएम पे अपन कौन सा टैक्स भरते हैं? जो अपन ने सप्लाई लिया है उसका। तो वो जो अपन सप्लाई ले रहे हो वो अपने टर्नओवर में जाएगा क्या? अपन ने बेचा है क्या? वो नहीं, अपन ने खरीदा है, फिर तुम उस पर टैक्स तो भर रहे हो। अरे भाई मैं वो आरसीएम में आ गया, मैं सप्लायर नहीं हूं। समझे? आरसीएम वाला टर्नओवर में क्यों नहीं आता मेरे? टर्नओवर मतलब जो माल मैंने बेचा है, सेल जमा। अब ऑब्वियसली अपन जो सेल कर रहे हैं उस पे अपन सप्लायर है, आगे वाला रेसिपिएंट अपने को टैक्स देता है और वो टैक्स अपन गवर्नमेंट को पे करते हैं। बट सर अपन गवर्नमेंट को एक और तो टैक्स पे करते हैं ना, आरसीएम वाला। अबे हाँ, वो पे तो हम करते हैं, बट वो ऑन सप्लाई रिसीव्ड होता है, ऑन सप्लाई रिसीव्ड होता है। समझे? तो ये है, ये पढ़ो पूरा का पूरा, जल्दी से पढ़ो। पढ़ लिए?
क्या कहता है? इट एक्सक्लूड्स, क्या क्या नहीं आता उसमें, क्या क्या नहीं आता उसमें? आरसीएम वाले सप्लाई नहीं आते, जो जीएसटी ले रखा है वो भी नहीं आता। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर कभी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ले रहे हैं
ठीक है, हाँ यस, अरे वो गलती से बंद हो जाता है यार। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई ना कि टैप हो गया तो बंद हो जा रहा है, फुद्दू बने। ठीक है, खैर ठीक है, ये देखो एग्रीगेट टर्नओवर में दे रखा है क्या क्या आता है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो चीजें पीसी नोट में दे रखी है, जो ऊपर वापस से दे रखी है, ये वैल्यू का यहाँ पे है और ये जो एग्जम्प्ट है ये वापस दो बार दे रखा है। दो बार इसलिए दे रखा है, दो बार पढ़ोगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब भैया टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब देखो एग्रीगेट टर्नओवर से मेरे को यह समझ में आता है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं कंपोजिशन के लिए। मतलब कंपोजिशन का एलिजिबिलिटी समझ में आता है मेरी एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे। और एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं ऑल इंडिया बेसिस का। एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं ऑल इंडिया बेसिस का। तो मेरे पूरे इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस है उन सबका टर्नओवर ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर वो 1.5 करोड़ या उससे कम रहा तो मैं एलिजिबल हूं, और अगर मैं एलिजिबल हूं तो सबको मिलेगा, सब ले सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 2 ब्रांचेस में कंपोजिशन लेना चाहूं और 2 में नॉर्मल? नहीं, मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मेरी 4 ब्रांचेस है, चारों ब्रांचेस का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर है 1,40,00,000। तो मैं एलिजिबल हूं एज अ पर्सन। ठीक है, अब मेरी सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, तो क्या पूरा एक आदमी ही पूरे ब्रांचेस का टैक्स भर देगा? नहीं नहीं, एक बार पता चल गया कि वो पर्सन जिसका पैन है, एक पैन में 4 ब्रांचेस चल रही ना, चारों ब्रांचेस के जीएसटी नंबर अलग अलग है बट पैन तो एक ही है। तो अब क्या मैं अकेला ही टैक्स भरूंगा चारों ब्रांचेस का? नहीं, चारों ब्रांचेस अपना अपना टैक्स खुद भरेंगी। तो वो उतने पे भरेंगी जितना उनका टर्नओवर है। जैसे मान लो कि ब्रांच 1 है मेरी, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3, ब्रांच 4। ब्रांच 1 का टर्नओवर है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और ये 20 लाख। टोटल हो गया मेरा 1.40 CR। ठीक है, ये टोटल टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर हो गए सारी ब्रांचेस का। ये 1.5 करोड़ से कम है तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन के लिए, हाँ या ना? अब ये पैन एलिजिबल है तो अब सारी ब्रांचेस खुद अपना अपना टैक्स भरेंगी, बराबर है? तो ये इसका 1% ये भरेगा, इसका 1% ये खुद ब्रांच भरेंगी, इसका 1% इंटू 1%, समझे? तो अब सुनो, ये जो इसका टर्नओवर है खुद का ब्रांच का, उसको कहते हैं स्टेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर से ये डिटरमाइन होता है कि कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। और एक बार कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो गए तो फिर टैक्स हर ब्रांच अपना अपना भरती है, टैक्स हर ब्रांच अपना अपना खुद भरती है। क्लियर है? यस, ये सारी बातें लिखी हुई है। अब तो उसके लिए टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या डेफिनेशन है, स्टेट टर्नओवर का ऊपर का जैसे वैसे ही नीचे है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई मेड विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक्सपोर्ट, ये ब्रांच ट्रांसफर बट एक्सक्लूड्स जीएसटी का पार्ट, और ये आरसीएम वाला भी नहीं आएगा, ये लिखा है इसमें। ठीक है, अब ये 2 चीजें, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए साथ ही साथ आपके कि भैया ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है इसके अंदर ये लिखा है कि एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आता, हाँ या ना? मतलब मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो जो जितने का एक्सपोर्ट मैंने कराया वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, बरोबर है? और एग्रीगेट टर्नओवर से आप क्या डिटरमाइन कर रहे हो कि कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, बरोबर? अब मेरे को एक बात बताना, बस एक चीज बता दो, आधे तकलीफें खत्म। क्या एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए बना है कि पूरे जीएसटी के लिए बना है? पूरे जीएसटी के लिए बना है भाई, पूरे जीएसटी के लिए बना है। अपन ने रजिस्ट्रेशन में भी एग्रीगेट टर्नओवर देखा था, अपन इनवॉइस में भी एग्रीगेट टर्नओवर देखने वाले, ई इनवॉइसिंग में, बराबर ना? तो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन पूरे जीएसटी के लिए बना है और इसीलिए उसमें लिखा है
कि एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो, अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज का, तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। ठीक है, एक फैक्ट बताता हूं, जो आदमी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान या सर्विसेज देता है, वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है भाई। समझे क्या? कंपोजिशन के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के फायदा क्या है? कंपोजिशन के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। हाँ सर, कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, बट अगर नॉर्मल आदमी भी होता है, वो नॉर्मल टैक्स पेयर भी होता है, तो एग्रीगेट टर्नओवर का काम पड़ सकता है ना। हाँ, तो एक्सपोर्ट कंपोजिशन में काम का नहीं है। जो आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है, ही इज नॉट लायबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। एनी पर्सन हु इज मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, if you are making interstate supply of goods or services or both, you are not eligible for composition scheme. As simple as that. ठीक है सर, फिर जो इंटरस्टेट सप्लाई वाला है या जो एक्सपोर्ट वाला है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर एग्रीगेट टर्नओवर में क्यों डाला है? कि एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट लेंगे। अरे भाई, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ कंपोजिशन के लिए नहीं है, और भी जगह लग सकता है। समझे? हाँ ना? ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो। पीसी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन पुणे। 22-23 में इनका वैल्यू ऑफ सप्लाई था इंक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम 1,60,00,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। अगर जीएसटी इंक्लूडेड रहता था तो अपन जीएसटी का अमाउंट निकाल देते और उसको अलग फेंकते थे, क्योंकि जीएसटी का अमाउंट टर्नओवर में नहीं आता। ठीक है, आरसीएम वाले सप्लाईज में इंक्लूडेड है 1,60,00,000 में। 1,60,00,000 का टोटल है ना अपना, पर इसमें लिखा है ना इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज आता है ये। इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड विच आर टैक्सेबल एट नील रेट, एग्जाम सप्लाई में आता है, और एग्जाम सप्लाई एग्रीगेट में आते हैं। होली एग्जाम्ड ये भी एटीओ में आते हैं। टैक्स पेबल अंडर आरसीएम ये 10 लाख का, ये नहीं आता। तो भैया ये अमाउंट तो नहीं आएगा। तो 70 और 50, 1 20 और 30, 1 50, 1.5 करोड़ का इसका एग्रीगेट टर्नओवर है, और क्योंकि 1.5 करोड़ का एग्रीगेट टर्नओवर ये एलिजिबल है। बरोबर? अब देखो नीचे नोट में क्या दे रखा है, टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी कंसिडर्ड। एलिजिबल हो कि नहीं हो उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। इफ पर्सन इज एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन, एक बार पता चल गया आप एलिजिबल हो, तो टैक्स शैल बी पेड सेपरेटली फॉर डिफरेंट ऑफिसेस। समझे? मतलब डिफरेंट ऑफिसेस इन डिफरेंट स्टेट्स, ऑब्वियसली। क्लियर है? हाँ ना? ओके ग्रेट। देखो क्वेश्चन देखो। मिस्टर पृथ्वीराज हैज ऑफिस इन मुंबई, महाराष्ट्र एंड गोवा। ही मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम बोथ ऑफिसेस। इंट्रा स्टेट सप्लाई सिर्फ इंट्रा स्टेट करता है, इंटर स्टेट करा तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। सर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख का है, पर हम दूसरे स्टेट में सामान बेचते हैं, भाग जाओ, एलिजिबल ही नहीं हो। टू डिटरमाइन वेदर पृथ्वीराज इज एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन स्कीम, दोनों ऑफिस का टर्नओवर लेना देखना पड़ेगा, और अगर ये टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप पृथ्वीराज भैया कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, बट उसको टैक्स सेपरेटली भरना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। महाराष्ट्र का टैक्स महाराष्ट्र में, गोवा का टैक्स गोवा में, क्योंकि दोनों टैक्स अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है? काय का? क्लास का? नहीं, कंपोजिशन का। टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कॉम्प्लायंस कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर। बेनिफिट्स क्या है? Composition supplier are not required to worry about classification of goods and services or GST rates. They are not required to raise any tax invoice. Tax invoice भी नहीं देना पड़ता। क्या देना पड़ता है इनको? बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ता। ईयरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स। शानदार चीज है इनके लिए। ठीक है, हाँ, मतलब क्वार्टरली रिटर्न चाहे तो भर सकते हैं, पर कंपल्सन नहीं है। रजिस्टर, अच्छा सर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता क्या कंपोजिशन वाले को? हाँ बे, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है कंपोजिशन वाला, बट वो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन होता है। ठीक है ना? हाँ, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। सारा शहर जानता है,
ठीक है। एलिजिबिलिटी, कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, हाँ गुड्स का अलग है, सर्विस का अलग है। गुड्स का क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर रुपीज 1.5 करोड़ या उससे कम। एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है। हाँ वो पूरा का पूरा देखो, मैंने आपको अभी तक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक बार बताई है चैप्टर 1 के अंदर, MMM, नो, सर्विस टैक्स, आप और पहाड़ी इलाका, बरोबर। फिर उसमें से मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बताया कि भैया सिर्फ MMT@नागालैंड वालों ने ही रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख की लिमिट ऑप्ट करी है, बरोबर। कंपोजिशन के लिए भी इनको दिया गया था, कंपोजिशन के लिए नॉर्मल लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़। बट इन कुछ स्टेट्स जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनको बोला था कि भैया तुम्हारे लिए हम आधा लिमिट रख सकते हैं, मतलब 75 लाख का। मतलब इन स्टेट्स के अंदर 75 लाख का ही लिमिट है। मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख का ही है तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा। मतलब 80 लाख भी है तो नॉर्मल लेना पड़ेगा, लिमिट कम कर रखा है, ठीक है। हाँ 75 लाख ये किसके लिए है, MMM टैप्स यूके एंड नागालैंड, मेरा दोस्त मयूर, टैप्स यूके एंड नागालैंड, MMM मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, S मतलब सिक्किम, यूके एंड नागालैंड। तीनों अलग अलग नमूने हैं, ठीक है। तीन ही चीजें याद रखनी है, तीन ही जगह तकलीफ देते हैं। इनके लिए 75 लाख और बाकी आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी 1.5 करोड़। क्लियर है। MMM टैप्स यूके एंड नागालैंड लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे कहीं लिख देना MMM टैप्स यूके एंड नागा, MMM टैप्स यूके एंड नागालैंड, ठीक है। हाँ सर, रेट्स ऑफ जीएसटी, ये वैसे तो लिखा है कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, ठीक है। कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स प्लस लिख देना, यहां पे यहीं पे लिख देना प्लस रेस्टोरेंट सर्विस। मतलब ये जो कंपोजिशन लेवी है ना, ये सिर्फ गुड्स के लिए प्लस रेस्टोरेंट के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए नहीं, सिर्फ रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज के लिए है ये। ओके डन है। रेट ऑफ जीएसटी, क्या जीएसटी का रेट है इनके लिए, 151 का लिफाफा दे देना। कितने का, 151 का, 151 रेट है, 151 का रेट है। बट ये रेट में भी अपनी कहानी है, ठीक है, रेट की भी अपनी कहानी है, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, कौन हो, मैन्युफैक्चरर, तो आपके लिए 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट टर्नओवर, ठीक है, 1% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। इस टर्नओवर के अंदर मुन्ना, इस टर्नओवर के अंदर क्या बोल रहे थे, ये जो टर्नओवर है, इसके अंदर एग्जम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों आ गया। 1% गाएगा। देखो मैं कंपोजिशन स्कीम लिया, मैंने 70 लाख का स्टेट के अंदर टैक्सेबल टर्नओवर करा और 30 लाख का एग्जम्प्ट है। मैंने बोला साहब 70 लाख का 1% ले लो, बोले भाग यहां से। टोटल टर्नओवर का 1%, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट हो, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट हो। तो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऐसा है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, यहां पे एरेटेड वाटर्स ज्यादा का है, अपन ने देखा था ना रजिस्ट्रेशन में देखा था अपन ने, एरेटेड वाटर्स प्लस ये जो फ्लाई ऐश है, ऐश एंड अपन ने लिख दिया था ब्रिक्स एंड टाइल्स, इनके मैन्युफैक्चरर है तो वो कंपोजिशन के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। मतलब इनके अलावा मैन्युफैक्चरर्स आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर्स और पांचवा ऐश, ठीक है। यहां पे एरेटेड वाटर है, पर अपन ने जो रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था जब वहां पे एरेटेड वाटर्स नहीं था, ठीक है।
तो एरेटेड वाटर्स वाले कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते 1% वाले, ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चरर, ये 5 प्रोडक्ट, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स और बाद में ब्रिक्स एंड टाइल्स, ये 5 लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। बाकी सारे लोग को 1% भरना पड़ेगा। काय का 1%? टोटल टर्नओवर का, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट हो, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विस वाले, रेस्टोरेंट सर्विस शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी के अंदर पढ़ा था अपन ने। रेस्टोरेंट सर्विस गुड्स है या सर्विस है? 7(1) कैपिटल ए के अंदर पढ़ा था, 7(1) कैपिटल ए, वही तो शेड्यूल 2 था ना। हाँ, तो उसमें क्लॉज ए था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और क्लॉज बी था रेस्टोरेंट सर्विस। तो रेस्टोरेंट सर्विस में उन्होंने बोला था ये सर्विस है, बट ये सर्विस होके भी सेक्शन 10(1) के ही कंपोजिशन स्कीम में आती है, इसलिए यहां पे मैंने रेस्टोरेंट सर्विस लिखवाया। यहाँ लिखा तो है कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, बट यहाँ पे एक सर्विस भी आती है रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट वालों को डायरेक्टली 5% भर देना है जीएसटी टर्नओवर का। टर्नओवर कौन सा आ गया? टैक्सेबल एग्जाम दोनों, ठीक है। और इनके अलावा कोई और सप्लायर है, मतलब ट्रेडर्स है, ट्रेडिंग वाले लोग, तो उनके लिए 1% है, बट टैक्सेबल टर्नओवर का ही है। 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, ऊपर में नहीं है 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। समझे क्या? समझे क्या? तो भैया क्या रेट्स है? क्या रेट्स है? रेट्स पहला क्या था? मैन्युफैक्चरर, %1 ऑफ टोटल टर्नओवर। दूसरा रेस्टोरेंट वाले लोग 5% ऑफ वापस, ये भी टोटल टर्नओवर। और तीसरा ट्रेडर्स, मतलब अदर्स, अदर देन 1 and 2, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर, समझे? मैन्युफैक्चरर में कुछ मैन्युफैक्चरर्स को नहीं मिलता। कौन कौन को नहीं मिलता बताओ? आइसक्रीम एंड एडिबल ऑयल्स वाले प्रोडक्ट। दूसरा आइसक्रीम, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स। चौथा एरेटेड वाटर्स। एरेटेड वाटर्स क्या होता है? पांचवा ब्रिक्स एंड टाइल्स। एरेटेड वाटर्स क्या होता है? झंडुओं, हाँ, हवा दिया हुआ पानी, हाँ, सोडा, सोडा, सोडा इज एरेटेड वाटर्स। हाँ, ठीक है। अब आगे नॉन एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल नहीं है? सप्लाई ऑफ सर्विस वाले, सर्विस जो दे रहे हैं उनको ये नहीं मिलता 10(1) का, उनके लिए अलग है। अरे सर्विस वालों को यहां क्यों मुंह मारना है? सर्विस वालों के लिए कंपोजिशन स्कीम अलग है 10(2) में, तो यहां क्यों मुंह मारना है? हाँ, अदर देन रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम लेके दिया है, ठीक है। दूसरा सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट लिवेबल टू टैक्स। जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको कंपोजिशन स्कीम मिलती नहीं है। दारू वाला कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहा है, नहीं मिलता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई लिख के रख दो, यहां पे लिखना है तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो आदमी सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बता रखा है मैंने, ये इंटरस्टेट सप्लाई वाले को तो नहीं मिलेगा कंपोजिशन, ठीक है। चौथा पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ईसीओ, अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो ना, अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो आपको भी नहीं मिलेगा कंपोजिशन। पांचवा आप मैन्युफैक्चरर हो, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, ये ऐश या टाइल्स वालों का, ये वही, समझे ना। सीटीपी एनआरटीपी को भी नहीं मिलता, सीटीपी एनआरटीपी को भी कंपोजिशन नहीं मिलता, ठीक है। एनआरटीपी का तो वैसे भी अपना खुद का ही अलग साम्राज्य है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा है मिलेगा तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं, बरोबर। हाँ, अब एक बात बताना, सुनना, एक बात बता दो मेरे को, फिर आपको ही पढ़ना है। ये ऐसा है कि मैं इंटरस्टेट सप्लाई अगर मैं कर रहा हूं
तो मैं कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हूं क्या? नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, मैं अगर दूसरे स्टेट में सामान बेच रहा हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। ठीक है, बेचने में मनाही है, खरीदने पे नहीं। मतलब मेरा रॉ मटेरियल अगर किसी दूसरे स्टेट से आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकता मैं दूसरे स्टेट से, बेच नहीं सकता दूसरे स्टेट में। बराबर। तो ये 2 पॉइंट्स यही कहते हैं। पीसी नोट कहता है मिलेगा तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं। मतलब सारी ब्रांचेस को कंपोजिशन लो या सारी ब्रांचेस को नॉर्मल, ऐसा नहीं पॉसिबल कि 2 ब्रांचेस को कंपोजिशन 3 ब्रांचेस नॉर्मल, नहीं। और ये अगला पॉइंट कहता है कि कंपोजिशन सप्लायर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर सकता है। मतलब आप सामान खरीद सकते हो दूसरे स्टेट से, सामान बेच नहीं सकते हो। सप्लाई करना मना है दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से सप्लाई ले सकते हो। मतलब आपका रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, चलता। समझे क्या? हाँ, ये हो गया। गॉट इट? अरे गॉट इट? एक काम करो, ये नॉन एलिजिबिलिटी के सारे पॉइंट्स लिखो अपने हाथों से, सारे। रिकॉर्डेड वाले भी लिखेंगे, मां कसम, नहीं तो कह रहा हूं बीवी पहले दिन भाग जाएगी आपकी, पहले दिन भागेगी भाई, पहले दिन। चलो ठीक है, चलो। अब देखो, आपको अभी ऊपर बोला कि अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो, पहले क्या रूल था मालूम है? सिर्फ कंपोजिशन स्कीम गुड्स वालों के लिए थी। मतलब ये 3 लोग के लिए, मैन्युफैक्चरर 1%, रेस्टोरेंट 5% और अदर लोग मतलब ट्रेडिंग वाले, इनको 1% था। ठीक है, डिफरेंस क्या था? इनके लिए 1% था, इनके लिए भी 1% है, बट इनके लिए 1% टोटल टर्नओवर का है और अदर्स के लिए टैक्सेबल का है। बराबर। पहले यही हुआ करता था, पहले जमाने में यही हुआ करता था। सर्विस वालों के लिए कुछ नहीं था भाई, सर्विस वालों के लिए कुछ भी नहीं था। प्लस ये जो लोग हैं ना, ये अगर सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो भैया आपको कहते हैं भाग जाओ यहां से, नॉट एलिजिबल हो आप। पर मेरे को एक बात बताओ, जो आदमी मोस्टली गुड सप्लाई कर रहा है, थोड़ी सी, कितनी थोड़ी सी सर्विस दे रहा है, वो आदमी भी बेचारा कट जाएगा इसमें। जैसे मैं अगर मोबाइल बेच रहा हूं, ठीक है, लोग आ जाते, भैया चार्जिंग सॉकेट खराब हो गया, कर दो। ठीक है ना? अब वो आदमी ऐसा रिपेयर वाला है क्या? नहीं, उसने एक बंदा बैठा के रखा है जो हार्डली उसके रेवेन्यू का 5% कमा के दे रहा है। वो मोबाइल वाले बोले नहीं 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 नहीं, तुम कंपोजिशन नहीं ले सकते। बोले क्यों? बोले तुम सर्विस देते। बोले हाँ, ये सर्विस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री भाई, देना जरूरी है, ये देना जरूरी है। अगर देंगे नहीं तो लोग बोलेंगे भैया आप सर्विस खराब देते हो, धंधा बंद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। समझ रहे क्या बात? तो पहले ऐसा था कि सिर्फ गुड्स वालों के लिए था ये। सर्विस अगर आप थोड़ी भी दे रहे हो, कितनी थोड़ी भी, तो आप एलिजिबल नहीं रहते थे। बट अब ये कार्यक्रम खत्म हो गया। अब आप थोड़ी सी सर्विस देके भी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। सेक्शन 10(1) का गुड्स वाला कंपोजिशन स्कीम, थोड़ी सी सर्विस साथ में, कितनी थोड़ी सी। अब थोड़ी सी क्या होता है सर? थोड़ी सी मतलब हायर ऑफ ए 10% ऑफ टर्नओवर और बी 5 लाख। मतलब आपके टर्नओवर का 10% और 5 लाख, दोनों में से जो भी हायर है उतनी सर्विस आप दे सकते हो। समझे? उतनी सर्विस आप दे सकते हो। जैसे आपका टर्नओवर होगा 80 लाख, तो अगर आपका टर्नओवर है 80 लाख, तो आप कितनी सर्विस दे सकते हो? ए 8 लाख और बी 5 लाख। क्या हायर है? 8 लाख। तो आप 8 लाख की सर्विस दे सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख है तो ए 4 लाख और बी 5 लाख। क्या हायर है? 5 लाख। 5 लाख तक आप अपनी सर्विस दे सकते हो। थोड़ी सी, कितनी थोड़ी सी, कितना है थोड़ा सा? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज हायर। और ये सर्विस के अंदर वो सर्विस आएगी क्या? वो लोन देने वाली? नहीं नहीं, लोन देने वाली सर्विस वैसे ही नहीं आती, उसको वैसे ही छोड़ रखा है। अरे उसको देखिए कि फेंकना है भाई, उसको लेना ही नहीं है वो। समझ रहे हो? हाँ।
ये अच्छा हुआ सर, मजा आ गया जिंदगी में। हाँ, अब ये समझा 80 लाख का, 40 लाख का। तीसरा मेरे को बताओ, कोई आदमी ऐसा है जिसका टर्नओवर है 200 लाख, वो कितनी सर्विस दे सकता है? देखो, अच्छा जवाब देना, फुद्दू जैसे मत जवाब देना। 200 लाख का है टर्नओवर, 200 लाख मतलब 2 करोड़। अरे सर वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो नॉट एलिजिबल है, वो 10-1 का कंपोजिशन ले ही नहीं सकता। सर्विस देना तो दूर की बात है, भाग यहां से नालायक, समझे? तो ये ऐसा ही लिखना, कैसा? थोड़ी सी सर्विस चलती, ऐसा लिखना, थोड़ी सी सर्विस चलती। और थोड़ी सी कितनी? हायर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर, और बी 5 लाख। और फिर डालना, पहले 80 लाख का टर्नओवर है तो 8 लाख तक की सर्विस दे सकते हो, 40 लाख का टर्नओवर है तो 4 लाख तक की दे सकते हो। और फिर लिख लेना, टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ है तो लिख देना सर्विस छोड़ो, एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, ये लिखना जरूरी है आपको बेटा, लिखो ये। और सर ये इसके बाद में है ना, इसके बाद में एक और नीचे पॉइंट आता है, कौन सा? इंटरेस्ट वाला पॉइंट, कि जो इंटरेस्ट वाली सर्विस है उसको लेना ही नहीं है, उसको नहीं लेना है, कहीं पे भी नहीं लेना, वो सर्विस कंसीडर ही नहीं करना। मतलब आपने इंटरेस्ट वाली सर्विस दी ना, ऐसा बोलना, हाँ मैंने तो दिया ही नहीं है, उसको इग्नोर करना है, उसको IGNORE इग्नोर करना है। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको पेज नंबर 105 पे का यहां से लेके यहां तक वो जब सारा मैंने पढ़ा दिया है वो पढ़ना है। और यहां पे है ना, ये पूरा ज्ञान की बातें दे रखी है कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ये पढ़ लेना। ठीक है, पहले इसको मार्क करो, जल्दी से लिखो। मैं ये स्क्रीन पॉज कर रहा हूं, वीडियो पॉज कर रहा हूं, ये पूरा लिखो और फिर आगे का पढ़ो, और उसके बाद में ही आगे वीडियो चालू करो। तुम्हारी रेस्ट एकदम रेस्ट इन पीस हो जाओगे सही में। हाँ देखो भाई, अभी चलो मैं पढ़ लेता हूं एक बार, स्क्रीन बिना बड़ी करे मैं पढ़ रहा हूं। पर्सन एंगेज्ड इन मार्जिनल सप्लाई, चलो छोटी कर देते। पर्सन एंगेज्ड इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मार्जिनल थोड़ी सी, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। क्यों लिखा है यहां पे अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस? अबे रेस्टोरेंट सर्विस वाले को तो वैसे ही मिलता है बे। आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, ये बता रहा है आपको सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 10(1) read with 10(2)(a). Fundamentally, composition scheme for goods can be availed in respect of goods and only restaurant services. However, there are cases where a manufacturer or trader is also engaged in the supply of service other than restaurant service, though percentage of such supply is very small. बराबर है ना, थोड़ी सी सर्विस। अब ये हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो मैंने बताया हिंदी में ये इंग्लिश में। रेस्टोरेंट सर्विस वाला भी थोड़ी सी अदर सर्विस देता है। ठीक है, तो इस व्यू के लिए उनको अलाउ करा है, ये यहां से है काम की चीज। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम आर परमिटेड टू सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग हायर ऑफ ए और बी से ज्यादा नहीं दे सकते आप। तो ए है 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का देखना है। ठीक है ना, और 5 लाख विच एवर इज हायर। इस साल कितना दे सकते हैं? तो जो मैंने बताया था ये आपको, पिछले साल 80 लाख है तो इस साल आप 8 लाख तक का दे सकते हैं, पिछले साल 40 है तो इस साल आप 4 लाख तक की सर्विसेज दे सकते हो। हाँ 5 लाख भाई, ले 5 लाख, ले 5 लाख ले। ठीक है, खुश खुश खुश। हाँ, ये यहां पे मैंने टेबल बना रखा है। फिर ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, और ये इट कैन बी इन्फर्ड है कि जिसका टर्नओवर 50 लाख तक का है वो मैक्सिमम 5 लाख की सर्विसेज दे सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लिखा था वो इंटरेस्ट इनकम को एक्सक्लूड कर देना है एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते वक्त, एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करते वक्त। ठीक है, किसी को आपत्ति है दोनों में? अरे हाँ ना बोलो। ये गुड्स के लिए दे दिया। अब कुछ सर्विस वाले मेरे जैसे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रोने लग गए, भाई हमको क्यों नहीं, वाई नॉट मी, टेल मी वाई। उनने बोला ठीक है रो मत, लो सेक्शन 10(2)(a) में सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी है। जैसे इनकम टैक्स में था ना, पहले प्रिजम्पटिव स्कीम बिजनेस वालों के लिए थी,
फिर प्रोफेशनल्स के लिए आई, वैसे इसमें भी हुआ, पहले गुड्स वालों के लिए थी, फिर सर्विस वालों के लिए लाई। 44 एडी लिमिट 2 करोड़, 44 एडीए लिमिट 50 लाख, यहां भी वैसी है। 10(1) कंपोजिशन फॉर गुड्स लिमिट 1.5 करोड़, 75 lakhs फॉर MMM टैप्स यूके एंड नागालैंड। और सर्विस प्रोवाइडर्स 10(2) ए कैपिटल वाला लिमिट 50 लाख। रेस्टोरेंट सर्विस वाले ये ले सकते हैं क्या? क्यों लेंगे? वाई? अरे वहां पे वो 5% भरेंगे, यहां 6 क्यों भरना है? हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन जो एलिजिबल नहीं है 10(1) 10(2) के लिए, मतलब गुड्स वाली कंपोजिशन के लिए, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 50 लाख या उससे कम है, और जो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। ठीक है। ऑन कहां से? फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ये ऑन जो फर्स्ट सप्लाई है ना, इसकी अपनी अलग कहानी है। ये पढ़ाता हूं, पहले नॉन एलिजिबिलिटी देख लो, पर कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है। ये ऑन फर्स्ट सप्लाई है ना, ये आपको अगले पेज पे भी दे रखा है। फर्स्ट सप्लाई का पूरा मीनिंग 106 पे येलो डट्टी फेलो वाले कलर में, ग्रीन हेडिंग में, बराबर। हाँ, वो अलग से अपना माजमा करे हुआ है। एलिजिबल कौन नहीं है? जो नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स या सर्विसेज का कर रहे हैं, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, वही सेम वहां का। ठीक है। हाँ, ये चीजों का सीटीपी एनआरटीपी मिलेगा तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं दे नहीं सकते हो, ले सकते हो, बरोबर। अदर कंडीशंस वही कंडीशंस है। रेसिपिएंट से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, दूसरा आईटीसी नहीं ले सकते, और तीसरा टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपको लिखना पड़ता है अपने नाम के सामने, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई, ऐसा लिखना पड़ता है कि ये कंपोजिशन डीलर है। ठीक है ना। हाँ, टैक्स पेबल कितना है? सीजीएसटी 3%, एसजीएसटी 3%, प्लस ऑब्वियसली आरसीएम वाले टैक्सेस तो इनको देने ही पड़ेंगे। अरे जो मैं सप्लाई कर रहा हूं, जो मैं बेच रहा हूं, उस पर मैं कंपोजिशन के हिसाब से टैक्स दूंगा। और अगर मैंने कोई सप्लाई लिया आरसीएम वाला, वो तो अलग से देना ही है ना, उस पे का टैक्स तो अलग से देना ही है। तो ये आदमी को 2 टैक्सेस भरने पड़ेंगे। पहला, आउटवर्ड सप्लाई पे कंपोजिशन के हिसाब से टैक्स, और दूसरा जो इनवर्ड सप्लाई लिया, अगर उस पे आरसीएम लगता तो उस पे का टैक्स भी भरना पड़ता, बरोबर। ये नॉर्मल है, नहीं भी बोलते थे तो भी समझ में आता था। ठीक है। हाँ, ये पद्मावती का क्वेश्चन है, देख लो। टैक्स पेयर पद्मावती इज अ सैलॉन स्टाइलिश। कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करा, एक ब्रांच है उसकी वसंत कुंज में दिल्ली, और दूसरी है गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है। दोनों का टर्नओवर टोटल मिला के 45 लाख है, पहली का 25, दूसरे का 20। ठीक है। टर्नओवर ऑफ ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 इन फर्स्ट क्वार्टर इज 5 और 10 लाख। जीएसटी बताओ 10(2) के तहत। तो पहले चेक करो पिछले साल का टर्नओवर कितना है, एग्रीगेट टर्नओवर टोटल मिला के 45 लाख है, मतलब एलिजिबल है। एलिजिबल है तो जीएसटी भरेंगी। पहले क्वार्टर में 5 लाख, 5 लाख का 6%, दूसरे क्वार्टर में 10 लाख, 10 लाख का 6%, इतना भरेंगी है, बरोबर है। पेमेंट क्वार्टरली, रिटर्न मंथली, ईयरली। ठीक है। अब जो अपन ने पढ़ा है, सर मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, 50 लाख रुपए का लिमिट है ना। लिमिट कितने का है? 50 लाख। तो ये लिमिट 50 लाख कब से? स्टार्टिंग से है या आफ्टर 20 लाख है? ये बताओ, सवाल समझे क्या? अरे रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख का लिमिट है ना, तो 50 लाख कब से है? 0 से 50 है, या 20 के बाद से 21 से 50, मतलब 70 है। समझे क्या? अरे समझे?
50 लाख रजिस्ट्रेशन के बाद वाले 50 लाख की बात कर रहे हो कि क्या? तो कहते हैं ये स्टार्टिंग से है भाई, ठीक है। मतलब अगर मैंने ईयर 1 है मेरा, ईयर 1 मैं बेचने लग गया, क्वार्टर 1 मैंने बेचा 20 लाख का, नहीं 15 लाख का, क्वार्टर 2 मैंने बेचा 25 लाख का, क्वार्टर 3 15 25 कितना हो गया 40 30 लाख का, और क्वार्टर 4 40 लाख रुपए का। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, लास्ट ईयर का मेरा टर्नओवर है, लास्ट एग्रीगेट टर्नओवर है मेरा 40 लाख रुपए। तो अगर पिछले साल का अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख है तो इस साल में एलिजिबल हूं, है या ना? और अगर मैं एलिजिबल हूं तो क्या होगा? चलो नहीं, लास्ट ईयर का 40 नहीं करो, लास्ट ईयर का करो 18 लाख। लास्ट ईयर का 18 लाख है, ठीक है, लास्ट ईयर का 18 लाख है। अब 18 लाख 40 लाख इसलिए बोला क्योंकि एक कंसेप्ट फिर नहीं समझता था। 18 लाख है तो पिछले साल मैंने रजिस्ट्रेशन लिया होगा क्या? नहीं, नहीं, अपने को मालूम था इस साल अपना टर्नओवर 20 के ऊपर जाना ही है तो रजिस्ट्रेशन लेना ही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इंस्टेंट 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन ले लूं, और जो इस साल पूरे परचेसेस कर रहा हूं उसका आईटीसी हाथों हाथ बुक करते चलूं अभी के अभी। हाँ हाँ 18 लाख, हाँ ये अनरजिस्टर्ड है ना। पिछले साल देखो पाइप, ये ईयर 2 है अपना, ठीक है। ईयर 1 में मैंने धंधा करा, नया चालू करा, 18 लाख का बिजनेस करा, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड है, बरोबर है? रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब ईयर 2 में आया मैं, आज 1 अप्रैल है। मेरी सोच देखो, मैंने सोचा यार कि अपन एक तो अपने पास ऑप्शन है 20 लाख टर्नओवर होने तक रुको, बाद में रजिस्ट्रेशन करवाओ, बराबर। 20 लाख तक अपन अनरजिस्टर्ड, 20 लाख के बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो क्या होगा, ये जो पहले 20 लाख जब तक आपका टर्नओवर जाता तब तक जो आपने इनपुट्स खरीदे हैं उन पे का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बाद में जब आप रजिस्टर्ड पर्सन बनोगे तो जितने इनपुट्स आपके पास स्टॉक में पड़े हैं उसका आईटीसी आप बाद में लोगे। आपको मालूम ही था 20 के ऊपर जाना ही है, आपने सोचा भैया ले लो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। या फिर दूसरा हो सकता है आप रुक गए। अब पिछले साल 18 लाख था, तो पहला सवाल क्या इस साल 2 लाख होते से ही मेरा 20 लाख का टर्नओवर हो गया? नहीं नहीं, हर साल में 20-20 लाख का लिमिट है। ये मत समझ लेना कि सारे सालों का मिला के टर्नओवर 20 लाख होना। पिछले साल का टर्नओवर 18 लाख है, पिछले साल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर इस साल जब 20 लाख के ऊपर टर्नओवर जाएगा तब मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो क्वार्टर 1 के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्वार्टर 2 में जैसे ही मेरा 5 लाख चले गया तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करा, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है। 15 और 20 25। क्वार्टर 2 में क्या होगा, 15 लाख पहले, 5 लाख बाद वाले, 20 लाख तक तो मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था, हाँ है ना? 20 लाख तक तो मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का मिला के मेरा टर्नओवर हो गया 40 लाख, जिसमें से पहले 20 लाख नॉट रजिस्टर्ड और अगले 20 लाख 6% से मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, 1,20,000 का, समझे? फिर तीसरे क्वार्टर में 10 लाख पे भरना पड़ेगा मेरे को 6%, 60,000। और अगले 20 लाख के लिए मैं कंपोजिशन के लिए अब एलिजिबल नहीं रहूंगा क्योंकि टर्नओवर 50 लाख के ऊपर चले गया। अब मैं नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाऊंगा, बरोबर, है ना? और नॉर्मल में मेरे को 18% पे भरना पड़ेगा, 3,60,000 का मेरा टैक्स आएगा और इसमें से मैं आईटीसी यूज कर पाऊंगा। और ये 40 लाख पे पूरा मेरे को 18% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, समझे क्या? ओ माय गॉड, सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो
कि रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए 20 लाख का लिमिट है, पहले 20 लाख तक टैक्स नहीं भरना है, बट वो 50 लाख के लिए काउंट होगा, पहले 20 लाख पे टैक्स नहीं भरना है। बट जैसे ही, क्यों? क्योंकि आप तब रजिस्टर्ड नहीं रहोगे। और फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिया 20 के ऊपर, तो 20 से 30, 20 से 50, 20 से 50, ये जो 30 लाख है उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। ये तो मैंने आपको बहुत ही बड़ा वाला, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी वाली चीज बता दी है। नॉर्मल क्या होता है, ये 0 है, यहां पहुंचा आप 20 लाख पे, यहां पहुंचा आप 50 लाख पे, तो ये 20 लाख पे नो टैक्स, और अगले 30 लाख पे 6% पे टैक्स है, 1,80,000 रुपए। और इसके आगे पे, इसके आगे नॉर्मल पर्सन बन जाओगे आप, नॉर्मल टैक्स पेयर बनना पड़ेगा आपको। समझे? क्लियर है? तो अब वो येलो, इस पे आ जाते हैं अपन। फिर ये लिखने देता हूं मैं आपको, फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब 1 से 20 लाख तक की बात चल रही है। फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स, एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कि टैक्स लगता कि नहीं लगता, तो ये 1 से 20 लाख का इंक्लूड होता है। और टैक्स भरना पड़ता क्या 1 से 20 लाख में? नहीं, नॉट इंक्लूडेड। समझे क्या? समझे? इसका एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लो। मिस्टर पीसी इज अ नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, फाइनेंशियल ईयर 21-22, 1 अप्रैल 22 से न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, अगस्त 2022 तक उसका 20 लाख का टर्नओवर होगा। अगस्त 2022 तक, तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो ना उसने टैक्स भरा, तो रजिस्ट्रेशन तो लिया ही नहीं। ठीक है, इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर, 1 सितंबर से हुआ, सितंबर 2022 में उसने 30 लाख का टर्नओवर कर दिया, तो 20 पहले के और 30 बाद के 50, ये 30 लाख पे 1,80,000 का भर दे, और यहां पे तेरी 50 लाख की लिमिट सम गई, खत्म हो गई। और 1 अक्टूबर से मार्च 23 तक भैया 55 लाख का सप्लाई करा, तो 55 लाख पे 18% के हिसाब से करना पड़ेगा। समझे क्या? ये हिंदी में लिखा है यहां पे। तो ये इंक्लूड करना, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड मतलब क्या है? एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स, मतलब टैक्स भरना पड़ेगा क्या पहले 20 लाख पे? नहीं, सॉरी, टैक्स तो भरना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, और बाद में के टैक्स पेबल के लिए नहीं आएगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा 20 लाख पहला अमाउंट, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज अभी एक बार पढ़ लो, इसके बाद में ये एग्जाम्पल पढ़ लो, और आपको काम है ये चीज का, इतना लिख लेना, बना लेना। ठीक है, मैं आपको एक फ्रेम में कर देता हूं ये पूरा, तब तक आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बेटा पहले। समझ गया ना? मैं पढ़ा और समझे ना, ऐसा होगा क्या कभी? जिस दिन ऐसा लगेगा ना मेरे को कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं रहा है, छोड़ दूंगा पढ़ाना। बलिदान क्यों भाई? जो चीज के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा अगर समझ नहीं रहा है बच्चों को? तो नो रजिस्ट्रेशन, नो टैक्स। ठीक है, फिर अगले 30 लाख, सॉरी 50 लाख रजिस्ट्रेशन करेंगे, 30 लाख पे 6%, 1,80,000 का टैक्स, और फिर अबाउ 50 lakhs नॉर्मल एट 18%। ठीक है, ये दिख रहा है सब? ये हो गया फुल स्क्रीन। लिखो इसको जल्दी। हाय मेरा दिल, पीसीए के लास्ट बेंच पे एक सीट रख दीजिएगा ग्रुप 2 के लिए। हाँ भाई आजा आजा, नालायक। अंकित चौधरी और कौन?
हो गया क्या? हो गया सर। हाँ, फिर अगला अटेम्प्ट लगेगा तब दोस्तों की मस्ती समझ में आती है। ठीक है, यही बात पसंद आती कि नहीं आती? जो है मुंह पे ही है। अब तुमको भी छुपाओ के बोलूं मैं? नालायक हो। हाँ ठीक है, ये उसके बाद ये हो गया होगा मेरे को लगता है आपका। इसके बाद ये क्वेश्चंस है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ फोटोग्राफर चंपक हैज कमेंस प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। इस साल के अप्रैल से शुरू करा है फोटोग्राफी सर्विसेज देना, ठीक है। उसका टर्नओवर है दिसंबर तक, अप्रैल से जून 20 लाख, ठीक है। मतलब जैसे ही वो जुलाई में गया, जून ना, तो यहां पे जून में लायबल टू गेट रजिस्टर हो गया, तो भैया उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहां पे टैक्स लगेगा क्या? नहीं, 20 लाख में पहले ये 30 लाख पे लग जाएगा टैक्स। 30 लाख का 6%, 1,80,000, और ये 20 लाख का 18%, 20 दूनी 18, 3,60,000 बराबर। ये लिखा होगा, पढ़ो। हाँ, मतलब ये ऐसा है कि ये जो फर्स्ट सप्लाई आप समझे, ये हो सकता है शायद मेरे में थोड़ा ज्यादा टैलेंट है जो मैंने इतने आसानी से समझा दिया। लोग उस वो जो लिखा है ना उसके अंदर, उसके लिटरल मीनिंग में घुस जाते हैं, तो वो समझाने का तरीका ही बदल जाता है। तो क्योंकि आई एम अ प्रो एट इट, तो मैंने इतने एफर्टलेसली बता दिया आपको। हाँ, परसेंटेज, ठीक है, ये लिखा है। अब ले भाई क्वेश्चन कैसे आते देख ले। डिटरमाइन वेदर द सप्लायर ई आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन प्रेसिडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड्स 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाता। ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला, पान मसाला वाले को मिलता है क्या? पान मसाला वाले को मिलता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पान मसाला, मैन्युफैक्चरर मनाई थी, ट्रेडर को नहीं, तो ट्रेडर को मिलता, ट्रेडर को मिलता, समझे क्या? मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला को नहीं मिलता। ये इसमें थोड़ी सी बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी थी, बट अभी के लिए यही सत्य है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला को नहीं मिलता, ट्रेडर को लिमिट नहीं है। वहां पे वहां सप्लायर लिखा था क्या? नहीं, वहां लिखा था मैन्युफैक्चरर्स। तो जो पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर्स है, उनको एरेटेड वाटर्स और वो ब्रिक्स और ये, उनको कंपोजिशन नहीं मिलता। बस जो आदमी ट्रेडिंग कर रहा है पान मसाला की, उसको मिल सकता है, समझा? हाँ, मिलेगा भैया। A supplier engaged in manufacture of notified goods is not eligible. Since Mohan Enterprises is engaged in trading of पान मसाला and not in the manufacture, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, टर्नओवर भी नहीं है, तो एलिजिबल है भैया, ठीक है। शुभम मैन्युफैक्चरर्स हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाइज गुड इन नेबरिंग स्टेट। आजू बाजू के स्टेट में देते हैं, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, मतलब नॉट एलिजिबल है, बरोबर है। हाँ, ये तोलाराम सीएमए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक, तोलाराम सीएमए इंस्टीट्यूट के बुक में दे रखा है। ये एक यूनिट है यूपी में, एक है एमपी में, दोनों मिला के टोटल टर्नओवर है 115 लाख। पिछले साल की बात है ये सब, ठीक है। इस साल के पहले क्वार्टर में 5 लाख 10 लाख, वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, रिपीट। तो 5 लाख का 1% और 10 लाख का 1%। वहां पे 6% वाला एग्जाम्पल था, यहां पे 1% वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को रेट है 1%, समझे क्या? अब बताओ ये क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 6। सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज इंट्रा स्टेट सर्विंग फूड एंड नॉन एल्कोहलिक एज वेल एज एल्कोहलिक बेवरेजेस। बताओ, दारू बेच रहे हैं, नहीं है एलिजिबल, ठीक है ना। रेस्टोरेंट में खाना प्लस, रेस्टोरेंट मतलब खाना, और मैक्स टू मैक्स कोल्ड ड्रिंक, समझे। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस बेच रहे हो, चल रहा है। दारू बेच रहे हो भैया, बाहर में आ गए तुम,
बाहर वालों काय को देना है कंपोजिशन, नॉट एलिजिबल, देखो लिखा होगा ये नॉट एलिजिबल, ठीक है। ये मैं अपन एक काम करते ना, अपने ही आंसर लिखते, नो हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहा है, एलिजिबल है, ठीक है। तीसरा बताओ, तीसरा आर्टिस्ट है, ट्रेड फेयर इज ऑर्गेनाइज बाय बॉम्बे एग्जीबिशन इन मुंबई, ए वॉन्ट्स टू डिस्प्ले एंड सेल इज पेंटिंग, हिज टर्नओवर इज नॉट लाइकली टू बी मोर देन 15 लाख। अब ये नॉट लाइकली टू बी जब बोलते हैं ना, मेरे को समझ में आ जाता है ये आदमी सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सीटीपी है भैया, तो नॉट एलिजिबल है। अरे मैंने बताया था ना, मेलों में घूम घूम के बेचने वाला ही सीटीपी होता है। ए इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला with effect from 1 फरवरी 23 he wants to manufacture biscuits for rural market along with पान मसाला। अरे भाग यहां से भाई, बिस्किट वाला मैन्युफैक्चरर है, नॉर्मल प्रोविजंस में रजिस्टर्ड है, उसका एनुअल टर्नओवर 60 लाख है, 23 से कंपोजिशन लेना चाहता है, ठीक है। और यहां पे दे रखा है ही ओन्स अ फ्लैट इन कमर्शियल बिल्डिंग, और उसको मंथली रेंट मिल रहा है, तो रेंट मिल रहा है 1 लाख का, तो ये तो 60 लाख का टर्नओवर है, तो गुड्स के लिए एलिजिबल है, हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। बट सर्विसेज दे सकता है थोड़ी सी, कितनी सर्विसेज, पिछले साल का टर्नओवर का 10% और 5 लाख, 60 लाख का 10% 6 लाख और 5 लाख विच इज हायर, 6 लाख इज हायर, रेंट मिल रहा है इसको 1 लाख महीने का, मतलब 12 लाख रुपए की सर्विसेज दे रहा है ये, तो क्या ये एलिजिबल है? नहीं, नो। समझे क्या? सर्विसेज वाला क्यों? अरे भैया जो आदमी बेच रहा है गुड्स, अपना घर वर तो दे ही सकता है, अपना ऑफिस तो दे ही सकता है, हाँ, यहां पे लिखे हैं सारे। ऐसे ही कुछ दे रखा है क्या आंसर? हाँ बरोबर है, ऐसे ही दे रखा है। अ पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम इन हरियाणा, टर्नओवर हो गया 1.5 करोड़ के ऊपर दिसंबर में, तो क्या वो अलाउड है बचे हुए महीने साल के लिए लेने के लिए कंपोजिशन स्कीम? नहीं 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 भैया, भगा देंगे तुमको, ठीक है। हाँ, और जैसे ही आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जाओगे तो जितना आपके पास आईटीसी वाईटी स्टॉक पड़ा था वो आपको बता देना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, सो दैट उस पर आपको आईटीसी मिल जाए। हाँ ठीक है। कंडीशंस क्या है कंपोजिशन लेवी के लिए? बड़ा आसान सा है और ये सारा मैं बता रखा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, ठीक है। ही वॉज नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर सकते, करे तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप जो 9394 का जो टैक्स है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है, वो टैक्स आपको अलग से भरना पड़ेगा, बराबर। अपने आउटवर्ड सप्लाई पे का टैक्स तो हमेशा भरना ही पड़ता, और जो आरसीएम वाले सप्लाई आप ले रहे हो वो तो भरना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कंपोजिशन वाले हो तो आरसीएम वाले सप्लाई पे जो आपको टैक्स भर रहा है वो आप भरोगे नहीं, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं बाबा, सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना, आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने नाम के सामने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो नॉट एलिजिबल है टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, या आपको अपने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना पड़ेगा भैया अपन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, मैं अपने सप्लाईज पे आपसे टैक्स नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना पड़ता हर बिजनेस जहां जहां आपका नाम बोर्ड है वहां पे। और लास्ट, गुड्स आपके पास जो हेल्ड है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करे है तो आपको 94 लग सकता है आरसीएम, बट ऑब्वियसली तब जब कंडीशंस अप्लाई हो रही है। आरसीएम की 94 की कंडीशंस क्या थी? सीमेंट पे लगता है अगर प्रमोटर से लिया तो, बराबर। हाँ, 93 वाला पूरा 16 वाली सर्विसेज थी, और 94 था कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड प्रमोटर ले रहा है तो उसको खुद को जीएसटी भरना पड़ेगा, तो ये खास खैस कुछ काम का नहीं है। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, जब तक आप सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सेटिस्फाई करते हो तब तक आप कंपोजिशन पर्सन रहते हो। उस टर्म्स एंड कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी है कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के तक होना, लिमिट तक टर्नओवर है तब तक आप कंपोजिशन पर्सन बन के रहोगे। जैसे ही आपकी लिमिट ऊपर चली गई आपकी स्कीम लैप्स हो जाएगी,
लिखा है वहां पे, बराबर। और स्कीम लैप होगी तो क्या होगा, आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जाओगे। पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, बराबर। टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और आप कंपोजिशन से नॉर्मल में गए, इसका इंटीमेशन देना पड़ता है 7 दिन के अंदर, ठीक है। और आपने विड्रॉ कर लिया ना कंपोजिशन स्कीम से, आप विड्रॉ कर लिए तो क्या होता है, तो आप जो आईटीसी है वो अब आप ले सकते हो, ठीक है। और यहां पे ये लिखा है इफेक्टिव डेट क्या है, जो आप एप्लीकेशन में डेट इंडिकेट करोगे कि इस दिन मेरा गया ऊपर, तो वो दिन है, ठीक है। हाँ, अब ये एक अच्छी सी चीज है, डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स बाय टैक्स अथॉरिटीज। कंपोजिशन स्कीम के तहत जो टैक्स आप पे कर रहे हो, ठीक है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भैया आपने गलत तरीके से कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है आपने गलत तरीके से कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, तो भैया वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा। और शो कॉज नोटिस आने के 30 डेज के अंदर, ठीक है, आपको सॉरी शो कॉज नोटिस हो जाएगा। ये पहला पॉइंट देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, पढ़ता हूं आप भी पढ़ो, ठीक है। शो कॉज नोटिस इशू करेगा, आप उस पर रिप्लाई करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। रिप्लाई करने के 30 डेज के अंदर, आप रिप्लाई जब करोगे उसको, तो रिप्लाई करने के 30 डेज के अंदर वो एक तो आपका रिप्लाई एक्सेप्ट करेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है कंपोजिशन में एलिजिबल हो, या फिर आपको डिनाई कर देगा, भाग यहां से, तू नहीं भर सकता कंपोजिशन में, बरोबर। हाँ, और ये रेट्रोस्पेक्टिव हो रख सकता है, और ये सारी चीजें बोल रखी है। आईटीसी ऑन स्टॉक इन हैंड, ये बता रखा है मैंने आपको, स्टॉक इन हैंड पे आईटीसी मिलता। पढ़ो इसको एक बार तमीज से बैठ के। अरे मैंने बताया ना, आप कंपोजिशन से नॉर्मल में गए तो आपके पास जो स्टॉक था उस पे का आईटीसी आपको मिलता, काय पे का, इनपुट्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स पे का। इनपुट्स जो पड़े हैं एज इट इज, दूसरा जो आपके पास सेमी फिनिश गुड्स में, और तीसरा जो आपके पास फिनिश गुड्स में, वो भी ले सकते हो इनपुट्स, और कैपिटल गुड्स तो ले ही सकते हो, बट इसके अंदर पर क्वार्टर 5% माइनस होगा, सबको याद है ये। पढ़ो ये, ठीक है, हो गया होगा उम्मीद कर रहा हूं। इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर रहे हो, ये बताते कैसे हो। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हो, हमने देख रखा है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो जब जीएसटी REG 01 भर रहे हो आप, तभी आपको पूछता है क्या आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहोगे, आपने बोला यस, ठीक है, पार्ट बी में, और यही इंटीमेशन माना जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन हो, मतलब आपने पहले नॉर्मल ले रखा है, अब आप कंपोजिशन लेना चाहते हो, तो आपको पोर्टल पे डालना पड़ेगा साल के पहले कि भैया साल खत्म होने के लिए पहले बोलना पड़ेगा ना कि मैं लेना चाहता हूं, नहीं तो अभी नॉर्मल में आ गए फिर बीच में बोल रहे हो कि अब मैं कंपोजिशन में जाना चाहता हूं, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। और ये इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऐसा नहीं बीच में 3 महीने हो गए बोले अब मेरे को कंपोजिशन चाहिए, ऐसा चलेगा क्या, नहीं, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स फॉर 10(1), 10(2)(a). 10(1) मतलब गुड्स वाला, 10 मतलब गुड्स वाला कंपोजिशन, और 10(2)(a) मतलब सर्विसेज वाला कंपोजिशन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है, अरे पहला पॉइंट कहता है मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा, देखो पढ़ो उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है लोन से एडवांसेस को नहीं लेना है, लोन से एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ना आगे वाला आपसे, ना आप आईटीसी ले सकते हो। और चौथा पॉइंट पेनल्टी बताता है कि गलत तरीके से अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो आपको पेनल्टी लगेंगी, और सेक्शन 73, 74 की प्रोविजंस लग जाएगी। 73 का शो कॉज नोटिस, 74 का शो कॉज नोटिस, 74, 129, 130 का शो कॉज नोटिस फ्रॉड होता है, 73 का शो कॉज नोटिस फ्रॉड नहीं होता है। फॉर मोर डिटेल्स टेक एडमिशन इन फाइनल कोर्स, नहीं फाइनल में पीसीए का है भाई, ठीक है, हाँ ये होगा फाइनल में। 73, 74, 79, सॉरी 129। अगला ले भाई, तू पूछ रहा था ना, ले आज तो तू ले ही ले, ठीक है। एक सुनो, ये नालायक को सुनो,
ये पूरा पढ़ो, ये पूरा पढ़ो, मैं सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। ये पूरा पढ़ो, ये पूरा पढ़ो, ये पूरा पढ़ोगे ना 108 109 पेज पे की सारी चीजें पढ़ो। एक एक चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर जितना मैंने बताया फिट रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है और नया कुछ है खास बोल के, नॉर्मल है सब। और अगले पेज पे सिर्फ क्वेश्चन है। भाई ने पूछा क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने बोला भाई को बताया तो जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। हाँ। फिर क्या कहते हो, इसके बाद इनवॉइस चालू कर दे, खत्म कर दे। उड़ा कैसे डाले भाई? हाँ 8 इनवॉइस तो आधा नहीं पूरा हो चुका है, ठीक है। ई इनवॉइसिंग बताना है बस। 8 वाला क्वेश्चन देखो, चलो आ जाओ। देखो मिस्टर अजय, चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्डेड वाला बच्चा है या पेनड्राइव वाला बच्चा है जिसने पीडीएफ ले रखा है और अपनी पीडीएफ की प्रिंट नहीं करवाई है, तो भैया ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन 8 पहले तू खुद पढ़ ले, ठीक है। हाँ मैं आ जा रहा हूं कंसेप्चुअल क्वेश्चन 8 पे, ठीक है। लिखूंगा शानदार तरीके से। मिस्टर अजय हैज अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड और सर्विस्ड। बताओ ये क्या काय में एंगेज्ड है, सप्लाई ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ सर्विस में? अरे रिपेयरिंग कर रहा है, रिपेयरिंग इज अ सर्विस। हाँ his repair center is located in Rajasthan and he is not engaged in making any interstate supply of services। interstate supply नहीं करता मतलब एलिजिबल है। प्लस पेज नंबर 110, पेज नंबर 110 सर्विस दे रहा है, तो सर्विस दे रहा है तो इसको कंपोजिशन मिल सकता मैक्स टू मैक्स 10(2)(a) का, ठीक है ना। सेक्शन 10(2)(a) का कंपोजिशन मिल सकता है सर्विसेज के लिए, ठीक है। और उसके लिए लिमिट है 50 लाख रुपए का, हाँ या ना। His ATO in preceding financial year is 45 लाख, 45 lakhs का है, मतलब इस साल में वो एलिजिबल है। yes. पिछले साल का है ना 45 लाख। हाँ विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017 एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2)। अंडर सेक्शन 10(1) लेना चाहता है नालायक, भैया ये तो गुड्स का है। नो एनो नो भाई नो। हाँ ठीक है 10(1) 10(2) में नहीं है। 10(1) 10(2) जो रहता ना वो 10(1) की देखो 10(2) खा दिया आपको, देखो नॉन एलिजिबिलिटी के नीचे लिख रखा है 10(2), 10(1) एंड 10(2) ऐसा है वो, ठीक है। तो गुड्स वाला है ये, नहीं ले सकता। अगला पॉइंट क्या बोलता है, और वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a)। 10(2)(a) का ले सकता है, हाँ भाई ले सकता है। ये 10(2)(a) सर्विसेज का है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि पिछले साल तेरा टर्नओवर 45 लाख का था, तू एलिजिबल है 10(2)(a) के लिए, ले ले बाबा जबरदस्त। कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय हिम अज्यूमिंग हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट ईयर इज 35 लाख। कितना है करंट एग्रीगेट टर्नओवर, कितना है भैया का? 35 लाख रुपए है, ठीक है। हाँ 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 बाबा। अब बताओ पहले 20 लाख पे नो जीएसटी, अगले 15 लाख पे जीएसटी, बराबर। हाँ पहले 20 लाख पे नो जीएसटी कब था? जब तुम पिछले साल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे। यहां देखो पिछले साल का कितना है, पिछले साल का कितना है 45 लाख ना, तो पिछले साल रजिस्टर्ड होगा, मतलब इस साल पूरे के पूरे 35 लाख पे 6% जाएगा, समझे। वो पहली 20 लाख पे क्यों नहीं लिया था? क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं थे आप। Got it? Got it or not it? 35 लाख इंटू 6%, 2,10,000 का टैक्स भरना पड़ेगा, बरोबर है। कोई आपत्ति नहीं। अगले डायलॉग देखो, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर्स, खरीद रहा है कुछ आइटम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये राजस्थान का है, इंट्रा स्टेट परचेस है। मैंने बोला खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते। शाबाश, डन, ठीक है। ये आता है भैया एग्जाम में, लिख पाएगा तू? ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 9, 20 लाख में गलती मत करना। हाँ ये इसलिए तो मैंने लिखवाया कि यहां नॉर्मली अपन क्या कर रहे थे, पहले 20 लाख पे नहीं। अरे पर वो पहले 20 लाख पे तब नहीं साहिल जब आप रजिस्टर्ड नहीं हो। यहां पे आपका पिछले साल का टर्नओवर 45 लाख है, मतलब आपने पिछले साल ही रजिस्ट्रेशन करवाया होगा ना। फिर यहां तो पहले दिन से टैक्स भरना है भाई,
समझे क्या? समझे? रजिस्टर्ड आदमी को 1 रुपए से भरना है, ठीक है। 9th और 10th 2 क्वेश्चन बचे, जल्दी से खत्म कर देंगे। सुल्तान एंड सन्स, अ पार्टनरशिप फॉर्म इन नागपुर, इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट P एंड टैक्सेबल प्रोडक्ट Q, एग्जम्प्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन महाराष्ट्र। P बेच रहा है, Q बेच रहा है। P टैक्सेबल है, Q एग्जम्प्ट है। P टैक्सेबल है, Q एग्जम्प्ट है। बताओ एग्रीगेट टर्नओवर में सिर्फ टैक्सेबल वाला लेना है कि टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों लेने हैं? सर एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर ब्रांच ट्रांसफर सब आ गया। ओके ब्रो, हिज एग्रीगेट टर्नओवर है, टोटल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर है 130 lakhs। द फर्म विशेष टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) का लेना चाहती है। However, it is of the view that person engaged in making exempt supply of goods is not eligible। फर्म को ऐसा लगता है कि जो एग्जाम, अच्छा अकाउंटेंट, उनके अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि जो एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, जो एग्जम्प्ट गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा उनके अकाउंटेंट को लगता है। पर हमको पता है कि उनका अकाउंटेंट गधा है, क्योंकि जो एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं वो एलिजिबल है। फिर कौन नहीं है? जो नॉन टैक्सेबल, सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। यहां पे ये जो एग्जाम सप्लाई है ना सर, एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल आता ना, अरे भैया ये जो एग्जाम कौन सा, नोटिफिकेशन से आए हुआ अंडर सेक्शन 11 वाला एग्जाम, और अपने को वहां पे नॉन एलिजिबिलिटी में दे रखा था जो नॉट टैक्सेबल है, जो नॉट लेविएबल टू टैक्स है, वो अगर सप्लाई कर रहे हो तो आप इनएलिजिबल हो। ये तो लेविएबल है ना, प्रोडक्ट Q इज लेविएबल टू टैक्स, फिर उस पर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आया हुआ है, समझे? तो मैंने वहां पे लिखवाया भी था आपको 10(1) के अंदर नॉन एलिजिबिलिटी में, मैंने बोला था ये लिख लो नॉन टैक्सेबल, समझे? हाँ 10th वाला क्वेश्चन। Messrs United Electronics, a registered dealer, is supplying all types of electronic appliances in Karnataka. Their aggregate turnover in preceding financial year is, last year का aggregate turnover है 120 लाख रुपए, ठीक है? Okay. The firm also expects to provide repairs and maintenance from current financial year. इस साल से हम सर्विसेज भी देंगे थोड़ी सी। पूछ रहे हैं कितना दे सकते हैं? 10% और 5 लाख, 12 लाख और 5 लाख, 12 लाख रुपए तक दे सकते हैं, ठीक है? हो गए सारे जवाब रेडी है अपने पास, ठीक है? द फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट, ठीक है, वेदर अ फर्म फॉर कैन ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1) ले सकती है, क्योंकि पिछले साल टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, बिल्कुल, प्लस वो 75 लाख में आता ही नहीं है, ट्रिपल एम टैप्स, यूके एंड नागालैंड नहीं आती है। हाँ, इफ यस कितने अमाउंट की सर्विसेज दे सकते हैं? ले भाई 12 लाख की दे दे, करीब 12 लाख की दे दे सर, बताया मैंने आपको। वेरी गुड, शाबाश, हो गया खत्म। दैट्स इट फॉर द कंपोजिशन सप्लाई। एक पेज पे पूरा चार्ट में दे रखा है, ठीक है? रिकॉर्डेड वालों के लिए आज के लिए खत्म है। हाँ, और जो फेस टू फेस वाले बच्चे हैं उनका इनवॉइस चालू हो जाएगा ब्रेक के बाद। गले की तो छोड़ दो, नहीं, ठीक है, मेरे को नहीं करना है रेस्ट, ठीक है? तुम्हारा क्या बचा था? 1 मिनट, तुम्हारा क्या बचा था लिखने का? दे दूंगा बेटा, मैं चिंता मत कर, दे दूंगा, ठीक है? जिन्होंने ये एग्जाम्पल नहीं लिखा होगा उनसे गुजारिश है कि प्लीज ये एग्जाम्पल लिख ले कृपया करके, ठीक है? मैं इसको बड़ा कर रहा हूं और फिर वीडियो बंद हो जाएगा, तो मतलब अभी अगर आपको लिखना है तो अभी पॉज कर दो। हाँ करो पॉज, वेरी गुड।